हेलो, वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेस। एक बार से फिर हमारे इस ऑनलाइन ब्यूटीफुल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एंड सत्कार। मैं प्रफुल्ल चौहान एक बार से फिर आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू, प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू और प्रायोरिटी के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा जो अपने पास में चार ऑप्शन होते हैं वो चारों ही राइट होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं प्रायोरिटी, जैसे अपन प्रायोरिटी देते हैं ए बी सी, यानी सबसे पहले एयरवे, ब्रीथिंग एंड देन सर्कुलेशन। इसी तरह से एमसीक्यू एग्जाम के अंदर इस बार पुटअप होने के पूरे चांसेस रहेंगे, इसलिए अपन मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन को भी यहाँ पे आज के इस सेशन में अपन सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। मैक्सिमम इस क्लास को शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स तक भी इस क्लास को अच्छे से उनको भी ये फायदा मिले। ठीक है, किरोशा एकेडमी आपके लिए हमेशा एचपी हिमाचल प्रदेश के अंदर, पिछली बार भी हमने बहुत अच्छा सा एक क्रैश कोर्स प्लान किया था। टेस्ट सीरीज भी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अपन ने तैयार की थी, जिस तरह से नॉन नर्सिंग और नर्सिंग दोनों ही जो हमारे 70% नर्सिंग था एंड 30% जो नॉन नर्सिंग था वो भी हमने अच्छे से कोशिश की थी कि कवर करें, और इस बार भी अपना और भी बेहतर अपन करने वाले हैं। तो जुड़िए हमारे साथ में, देखते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू क्या रहने वाला है। एग्जाम फॉर्म फिल हो चुके हैं, एग्जाम डेट है वो जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी। एग्जाम में आपको हमेशा दोनों लैंग्वेज टाइप मिलता है, हिंदी और इंग्लिश, तो अपन भी यहाँ पे जो प्रैक्टिस करवाएंगे डेली वो भी आपके हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। ठीक है ना, तो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या रहने वाला है। केयरफुली रीड कीजिएगा हर एक एमसीक्यू को। अब फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाने से पहले टेस्ट सीरीज में अगेन इस बात पे फोकस कर रहा हूं, टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, इतना कम प्राइस के अंदर बहुत ही बढ़िया शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर लें। और जो चाहते हैं कि मेरी तैयारी में बूस्टअप हो, ठीक है ना, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं बूस्टअप डोज की, वो रहेगी आपकी 2999 के अंदर। ठीक है ना, 2999 के अंदर आपको ये बूस्टर डोज मिलने वाला है, कंप्लीट एमसीक्यू क्रैश कोर्स। ठीक है, तो चलते हैं। और ये कहां मिलेगा आपको? प्ले स्टोर पे जाइए, किरोशा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप नर्सिंग वाले और दो ऑप्शन मिलेंगे, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। ठीक है ना, तो आप नर्सिंग में जाके इस पे आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा, स्लाइड पे आ चुका है, एवरीवन केयरफुली रीड कीजिएगा एमसीक्यू को। ठीक है, देखिए मल्टीपल चॉइस, ठीक है, सॉरी ये अपने को क्रॉस मैच करना है। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यू बिल्कुल एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे इस बार। फर्स्ट एमसीक्यू है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड। ठीक है ना, टिश्यू ऑफ ओरिजिन ऑफ पेन। देखिए अपने को एमसीक्यू जिस तरह से दिया है उसी तरह से अपने को आंसर करना है कि भाई ओरिजिन हो रहा है पेन, ठीक है ना, जो पेन जनरेट हो रहा है और रेफर्ड कहां हो रहा है, द नेक्स्ट साइट पे। तो ये अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए, दर्द के उत्तक स्रोत और संदर्भित दर्द का स्थान। फर्स्ट वन इज द हार्ट, सेकंड है अपने पास में यूट्रस एंड किडनी एंड लिवर। ठीक है ना, तो अब देखिए जो पेन है, अब हार्ट का रिलेटेड पेन है तो वो कहां से तो जनरेट होगा और कहां पे जाके वो रेफर्ड होगा, ये अपने से एमसीक्यू बेसिक सा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं हार्ट की, ठीक है ना डियर, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? हार्ट की मैं बात करता हूं। ठीक है, हार्ट की अगर मैं बात करूं तो ग्रोइन एरिया में क्या हार्ट का पेन हार्ट से जनरेट होके ग्रोइन एरिया में जाता है? कभी नहीं जाता है। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया यहाँ पे गलत। बी ऑप्शन, राइट शोल्डर, राइट शोल्डर या फिर लो बैक पेन या फिर लेफ्ट शोल्डर। गिव मी दिस आंसर कीजिएगा क्या रहने वाला है। ठीक है ना, बिल्कुल यहां पे अगर मैं बात करूं लेफ्ट शोल्डर की तरफ हार्ट का जरूर ये पेन यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं यूट्रस की तो ये आपको कहां मिलेगा? किडनी की अगर मैं बात करूं तो ग्रोइन एरिया के अंदर। ठीक है ना, किडनी की अगर मैं बात करूं तो कहां पे मिलेगा आपको? ग्रोइन एरिया के अंदर। यानी दो चीज तो मेरे को क्लियर हो गई है
कि हर्ट का तो हो गया आपके लेफ्ट शोल्डर, ठीक है ना। तो ये देखिए जो ए है वो फोर्थ कहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों तो हो गए आपके पहले से ही गलत, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ए में भी फोर्थ है और डी में भी, ए में भी फोर्थ है, ठीक है ना। अब इन दोनों को मैच करते हैं तो ठीक है। अब मैं बात करता हूं उसके बाद में मैं यूट्रस की मैं बात करता हूं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यूट्रस का पेन कहां जाता है, आपके लोअर बैक में जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर भी देखिए बी का थर्ड है और यहां पर भी बी का थर्ड है। सी ऑप्शन की तरफ मैं जाता हूं, यानी दोनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पे राइट है, ठीक है ना। यहाँ पे मिस गलती हो गई है, दोनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पे राइट है। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, डी या फिर सी दोनों को ही अपन क्या करेंगे यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल दोनों ही, क्योंकि एक जैसा ही ऑप्शन है, ए में फोर्थ है तो ए में अपन क्या कर सकते हैं ये फोर्थ, ठीक है। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूं बी, बी है आपका यूट्रस। तो यूट्रस का पेन कहां जाता है, यूट्रस से जनरेट होके लो बैक में जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं किडनी की, ठीक है ना, तो किडनी में आपको अच्छे से पता है कि आपका कहां जाएगा, ग्रोइन एरिया के अंदर। और लीवर, लीवर जैसा कि याद रख सकते हैं राइट साइड में लीवर होता है, तो आपका पेन कहां चला जाएगा, राइट शोल्डर के अंदर, ठीक है ना। तो ये जहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस पे आप जैसे सी में अपन क्या कर सकते हैं, सी में अपन थर्ड कर सकते हैं और ये बी में सॉरी फोर्थ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना सी डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, अपना राइट आंसर चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाइए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये भी देखिए इस टाइप से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आपके पास में क्या है, दो स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब दो स्टेटमेंट आपके पास है और आपको ये चूज करना है कि क्या फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है या फिर सेकंड स्टेटमेंट राइट है, या फिर फर्स्ट गलत है या फिर सेकंड गलत है, या फिर दोनों राइट है या फिर दोनों गलत है, ठीक है ना। तो पहले तो अपन बात करते हैं कि देखिए वैलिडिटी एक्सप्रेस द एबिलिटी ऑफ टू द टेस्ट सेपरेट और डिस्टिंग्विश दोज हु हैव द डिजीज फ्रॉम द दोज who do not, यानी वैधता उस परीक्षण की क्षमता को व्यक्त करती है जो रोग से ग्रस्त और रोग से मुक्त व्यक्तियों को अलग या पहचान सके। बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इस बात से अपन क्या है, बिल्कुल सहमत है। तो भाई पहला तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, राइट हो गया। बी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट सेकंड अपने से कह रहा है कि सेंसिटिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द टू टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि संवेदनशीलता उस परीक्षण की क्षमता है जिसमें रोग से ग्रस्त सभी व्यक्तियों की सही पहचान की जा सके। ये बात बिल्कुल सही है कि सेंसिटिविटी जो रेफर होती है वो क्या आपके टू एबिलिटी ऑफ द टेस्ट, ठीक है ना, जिसमें अपन क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं करेक्ट डिजीज, ठीक है ना, डिजीज क्या है, सही है या फिर नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सेंसिटिविटी, और ये भी अपने को पता है कि जब भी अपन एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक में हमेशा अपन सेंसिटिविटी टेस्ट भी करते हैं, ठीक है ना। बिना सेंसिटिविटी टेस्ट ईएसटी की बिना अपने को कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीज भी इससे रिलेट करती है। लेकिन अपने से जो पूछ रहा है तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, राइट है, ठीक है ना। स्टेटमेंट फॉर इज द करेक्ट एंड सेकंड, तो ये भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, तो ये भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे डियर, राइट आंसर चला जाएगा। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा अपना यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे सेंसिटिविटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करेक्टली हु हैव द डिजीज, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आपकी क्या रहेगी, सही रहेगी, और ऊपर वाला भी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही बातों से क्या है, अपन सहमत है, यानी दोनों ही जो ऑप्शन है वो आपके क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, सॉरी एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। अगेन आपके पास में बहुत करेक्ट, बहुत इनकरेक्ट, फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, इस टाइप से आपका कथन क्या रहने वाला है, ये अपने से नेक्स्ट एमसीक्यू फिर यही पूछने वाला है, ठीक है ना। एसेसन, ठीक है ना। अभी कथन क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है कि न्यूरोजेनिक जो शॉक है इज करेक्टराइज्ड बाय ब्रेडिकार्डिया एंड ड्राई, ठीक है, एंड वार्म स्किन, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि अपन न्यूरोजेनिक शॉक में धीमी हृदय गति, गर्म एंड शुष्क त्वचा होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इट अकर ड्यू टू द वेसोडाइलेशन
एंड लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन इन द ब्लड वेसल। तो याद रखिएगा न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर हमेशा वेजोडाइलेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना, वेजोडाइलेशन देखने को मिलता है और इसी कारण से जो वहां की जो टोन है, ठीक है ना, वो बिल्कुल क्या रहेगी आपकी, उसकी खत्म हो जाएगी। सिंपैथेटिक जो टोन है वो क्या होने लगेगी, लॉस होने लगेगी। तो यहां पर भी मुझे दोनों ही ऑप्शन क्या लग रहे हैं, यहाँ पे राइट लग रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा किसी में ऑप्शन है क्या जिसमें ए एंड बी, सॉरी ए एंड आर दोनों ही क्या हो, करेक्ट हो, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन जो है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए नहीं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन कर रहा है। बी ऑप्शन है ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया, ये आपका बिल्कुल क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। देखिए बात ये है कि न्यूरोजेनिक शॉक में जो वेजोडाइलेशन है, ठीक है ना, वेजोडाइलेशन के कारण जो आपकी सिंपैथेटिक टोन है वो लॉस हो रही है। लॉस होने के कारण सीधा सा क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया। सीधी सी बात है, जो आपकी हार्ट रेट है वो क्या चली जाएगी, सॉरी डिक्रीज चली जाएगी, ठीक है ना। और इसके कारण जो आपका टोन है वो ब्लड वेसल्स है वो सिंपैथेटिक लॉस होने के कारण ड्राई स्किन देखने को भी मिलेगा। यानी ये बिल्कुल क्या है, अपन इस बात से बिल्कुल क्या है, सहमत है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाइए। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड पे है, केयरफुली रीड कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी विल द नर्स एडॉप्ट फॉर पेशेंट विथ मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन, ठीक है ना। यानी अपने से क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी विल द नर्स एडॉप्ट फॉर पेशेंट विथ मेथिसिलिन, यानी जो मर्सा, ठीक है ना, ठीक है ना, मर्सा, ठीक है ना। तो मर्सा एक जो आपका इन्फेक्शन है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, बहुत अच्छे से पता है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, ठीक है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। इसलिए इसमें अपने को क्या रखना पड़ेगा, कांटेक्ट प्रिकॉशन, याद रखना इसमें अपने को क्या रखना पड़ेगा, कांटेक्ट प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कांटेक्ट प्रिकॉशन रखना है तो आपको ग्लव्स तो नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ग्लव्स क्या रहेगा, मस्ट रहेगा। देन आपका गाउन भी, ठीक है ना, जिससे क्या नहीं हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके लिए आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, यानी मेथिसिलिन प्रतिरोधी स्टेफिलोकोकस ओरियस, जिसको अपन मर्सा बोलते हैं, वाले रोगियों के लिए नर्स निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाएगी, यानी ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए अपन कौन सा उपाय करेंगे, कौन सा ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, प्रिकॉशन कौन सा बेस्ट रहेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, कॉन्टेक्ट आइसोलेशन, ठीक है ना, याद रखना कॉन्टेक्ट आइसोलेशन, ठीक है ना। हैंड वॉशिंग करना है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका रेस्पिरेटरी आइसोलेशन है, ड्रॉपलेट है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हो गए, आपके मीजल्स के पेशेंट हो गए, जो ऐसे पेशेंट हैं उनमें अपन क्या करते हैं, ड्रॉपलेट से प्रिकॉशन रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन, याद रखना, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, अगेन राइट आंसर चला जाएगा। हैंड वॉशिंग याद रखना, द फर्स्ट की टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है ना, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन टू इच अदर, यानी एक दूसरे से फैलने से बचने के लिए, या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वो जो कॉम्यूनल इन्फेक्शन ऐसी अगर बात करें तो उसमें भी आपका फर्स्ट जो की रहेगी प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन की, वो क्या रहेगी आपकी, हैंड वॉशिंग रहेगी, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे अगर कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन है तो सबसे पहले कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन ही अपना राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि ये जो फैलता है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट से ही रहता है, इसलिए अपने को कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन रखना है। अब कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन में क्या आएंगे, तो आपको याद रखना है ग्लव्स मस्ट रहेगा एंड गाउन, ठीक है ना, ग्लव्स एंड गाउन तो पहन के ही रखना है,
ठीक है ना। मास्क पहनो वो बात की बात है, लेकिन ये दो चीजें सबसे पहले, कौन सा, ग्लव्स एंड गाउन, ठीक है। तो अभी ड्रॉपलेट जहां पे हो वहां पे मास्क, ठीक है ना। कोशिश कीजिए N95 मास्क, अगर नहीं है N95 मास्क तो आप डबल लेयर मास्क भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। इन्फेंट बॉर्न विथ इंट्रा यूटेरिन रूबेला इन्फेक्शन मे हैव कार्डियक माल फॉर्मेशन एंड डिफनेस, ठीक है ना। यानी गर्भाशय के अंदर रूबेला संक्रमण से जन्म शिशुओं में हृदय संबंधी विकृति एंड बहरापन हो सकता है। अब बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। जो इंट्रा यूटेरिन जो रूबेला है वो डिफनेस कर सकता है और कंजेनेटल एनोमली भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल अपन कार्डियक जो माल फॉर्मेशन है, कंजेनिटल एनोमलीज है, कार्डियक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी कर सकता है, ठीक है ना। कार्डियक एनोमली है, कार्डियक माल फॉर्मेशन है, ये बात बिल्कुल सही है। रूबेला इन्फेक्शन इंक्रीज द सेल डिवीजन दैट कॉजेस कंजेनिटल माल फॉर्मेशन। तो ये बात बिल्कुल क्या नहीं लगेगी मेरे को यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे जो आर है वो क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा डियर, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पे, देखिए जहां पे आपको ए करेक्ट लगे और आर इनकरेक्ट लगे वो क्या रहेगा आपका, बिल्कुल हाँ, रूबेला इन्फेक्शन इंक्रीज द सेल डिवीजन, हाँ ये बात भी तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो दोनों ही मुझे क्या लग रहे हैं यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है ना, तो ये ऑप्शन पढ़ा ना अपने पास में, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बात सही है कि रूबेला इन्फेक्शन क्या करेगा, इंक्रीज नहीं करता है, याद रखना डिक्रीज करता है, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी ना। तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो इन्फेंट्स हैं, जो इन्फेंट्स बोर्न है विद इंट्रायूटेरिन रूबेला इन्फेक्शन करता है एंड मे हैव कार्डियक मालफॉर्मेशन एंड डिफनेस, ठीक है ना। तो इस बात से तो मैं क्या हूं, सहमत हूं। लेकिन जो आपका नेक्स्ट जो रीजन है, ठीक है ना, वो क्या है, रूबेला इन्फेक्शन इंक्रीज द सेल डिवीजन दैट कॉज कंजेनाइटल, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, राइट आंसर चला जाएगा कि ए तो क्या है, करेक्ट है, लेकिन जो इसका रीजन है, ठीक है ना, जो ये रीजन है वो क्या नहीं है, इसका करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा डियर, यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए जो रूबेला है वो कभी भी माल फॉर्मेशन नहीं करवाती है, याद रखना, ये रखना कि जो रूबेला है वो कभी भी माल फॉर्मेशन नहीं करवाती है। तो आर आपका क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट, यानी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू केयरफुल रीड कीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो शायद आपके ऐसे एमसीक्यू गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा, अपने से क्या पूछ रहा है। ए स्कूल हेल्थ नर्स इज एजुकेटिंग a group of adolescent girls about risk factor of cervical cancer, cervical cancer, ठीक है ना। which of the following is most common risk factor, give me this answer कीजिएगा, क्या रहेगा। देखिए सर्वाइकल कैंसर सबसे बड़ी आज के टाइम में ब्रेस्ट कैंसर के बाद में सर्वाइकल कैंसर का ही नंबर लगता है, स्पेशली अगर इंडिया की बात करूं, ठीक है ना। तो अभी केसेस बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए अब एचपीवी की वैक्सीन भी आ चुकी है, ठीक है। और अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अजमेर में लॉन्च भी किया है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं इसके बारे में, पेप स्मीयर से अपन क्या करते हैं, इसके स्क्रीनिंग करते हैं, पेप स्मीयर। और कंफर्मिटी टेस्ट तो अपन बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है ना।
और याद रखना ये जो है वो सबसे बड़ा, अगर मेन कोज की अगर मैं बात करूं तो वो रहता है कि आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ठीक है ना, याद रखना फीमेल्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर यूज कर रहे हैं तो इसके कारण भी आपको ये होने के पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। स्मोकिंग कोई इतना नहीं है, नॉट फॉर ए लेट मिनार्की एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, लेकिन ये इतना नहीं है, ठीक है ना। लेट मिनार्की मतलब आपका मेस्ट्रुअल साइकिल है वो फॉर नॉर्मली 12 से लेकर 14 ईयर में आ जाता है, लेकिन कई बार 20 एज में, कई बार इसको 18-19 तक लग जाता है, तो ये कोई मेन कोज नहीं है इसका सर्वाइकल कैंसर का, ठीक है ना। तो अपने पास में पीछे क्या बचा, मेन ऑप्शन यही है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या चला जाएगा अपना यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हर किसी को कम से कम साल में एक बार ये स्क्रीनिंग करवा देनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो सिम्टम होते हैं वो असिम्टोमेटिक होता है, इतना ध्यान भी नहीं लगेगा और एक बार होने के बाद में फिर डिफिकल्टी बढ़ सकती है। इसलिए आपको अगर समय पर इसका ट्रीटमेंट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक बार ये स्टेज क्रॉस कर गई फिर डेथ कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, हर गर्ल्स को ये एडवाइस किया जाता है कि हर एक साल में ये एक पेप स्मेयर जरूर करवा दीजिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। Next MCQ, a 54-year-old male patient admitted with the memory impairment, ठीक है ना, his mini mental status examination score जो है range from the 10 और 18 points which indicated has, give me this answer कीजिएगा, क्या रहेगा राइट आंसर। 55-year-old है, मेल पेशेंट है, ठीक है, एडमिटेड है विथ मेमोरी इंपेयरमेंट, ओके, हिज मिनी मेंटल स्टेटस, ठीक है, एग्जामिनेशन स्कोर रेंज जो है इसकी फॉर्म 10 से लेके 18 पॉइंट्स विच इंडिकेटेड है। देखिए मिनी मेंटल जो स्टेटस है वो अपन कॉग्निटिव लेवल को चेक करने के लिए कहते हैं, ठीक है ना। एक पीपल का क्या करते हैं अपन, कॉग्निटिव लेवल। की रेंज की अगर मैं बात करूं तो 0 से लेके 30 अपन क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। लेकिन अगर किसी का 24 से लेके 30 के बीच में, यानी उसका जो कॉग्निटिव लेवल है वो क्या है आपका, नॉर्मल है, याद रखना वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर यही मैं बात करूं 10 से लेके 18 के बीच में अगर मैं बात करूं तो ये बेसिक सा इसका मॉडरेट लेवल है, ठीक है ना। कॉग्निटिव, ठीक है। अगर मैं 18 से 24 की बात करूं तो माइल्ड रहेगा, ठीक है। 18 से लेके 24 की मैं बात करूं तो माइल्ड रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लेस देन 9 की बात करता हूं, ठीक है, तो ये एक सीवियर कंडीशन है, ठीक है, ये क्या है, सीवियर कंडीशन है, याद रखना। लेस देन 9 क्या है, सीवियर कंडीशन है। 10 से 18 दिस इज द मॉडरेट कॉग्निटिव लेवल आपका रहेगा। 24 से लेके 30 क्या रहेगा, यानी ये एक हेल्दी पर्सन है, इसका कॉग्निटिव लेवल एक नॉर्मल पर्सन के जैसा है और ये एक हर एक एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। इनका बिहेवियर लेवल भी एक कोऑपरेटिव रहता है, ठीक है ना। ऐसे पेशेंट को कभी भी अपन जिनका कॉग्निटिव लेवल 24 से 30 है उनको अपन हेल्दी नहीं कहेंगे, हेल्दी कहेंगे, ठीक है। 18 से 24 है वो माइनर ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है, खुद से भी कोशिश करके ठीक हो सकता है। लेकिन 10 से 18 जो मॉडरेट है उनको ट्रीटमेंट की नीड रहेगी और जो लेस देन 9 रहेगा उनको बहुत ज्यादा कस्टडी के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, मॉडरेट, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या चला जाएगा डियर, यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। दिस इज द मॉडरेट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, ठीक है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाने से पहले किरोशा लेके आया है आपके लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज, मात्र 399 के अंदर, और ये आपको 35 टेस्ट सीरीज मिलेगी अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए। और 2999 के अंदर आपको ये कंप्लीट क्रैश कोर्स जो स्पेशल है एमसीक्यू क्रैश कोर्स
वो भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। कंट्रोल एस बटन इज यूज टू द फैसिलिटेट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनिंग इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक एमसीक्यू है और अपने को बहुत अच्छे से पता है कंट्रोल एस यानी क्या, कंट्रोल एस यानी सेव। सेव कहाँ है, मैक्सिमाइज द फाइल कंटेंट नो, डिलीटिंग नो, एडिटिंग नहीं, तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, फॉर सेविंग द कंटेंट ऑफ द फाइल, यानी फाइल की सामग्री को सुरक्षित करने के लिए जो बटन अपन दबाते हैं, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल एस, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा अपना, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। रीअरेंज द फॉलोइंग फोर्थ सेंटेंस से अपने पास में ए बी सी एंड डी इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू ए फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ, ठीक है ना। मीनिंगफुल पैराग्राफ के अंदर आपको ये क्या दी गई है, ओके। तो अच्छे से एमसीक्यू को केयरफुली रीड करना है, सीक्वेंस में आपको बताना, ठीक है ना। सबसे पहले ये है कि इफ यू यूज ए लार्ज बाउल द सर्विंग विल बुक टिनी, यदि आप एक बड़े कटोरे का उपयोग करते हैं तो परोसने की मात्रा कम दिखाई देगी। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। स्कॉप 1/2 कप ऑफ आइसक्रीम इनटू ए मेजरिंग कप एंड देन प्लेस इन इट ए बाउल, क्या आधा कप आइसक्रीम को मापने वाले कप में ले एंड फिर उसे एक कटोरे में रखें, या फिर सी ऑप्शन है नाउ लेट्स कंसीडर ए ट्रीटेड आइटम लाइक ए आइसक्रीम, अब आइसक्रीम जैसी किसी खाद्य वस्तु पर विचार करते हैं, या फिर डी ऑप्शन लुक एट द न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन लेवल ऑफ द आइसक्रीम कार्टून एंड रीड व्हाट इज सिंगल सर्विंग अमाउंट टू ए क्वांटिटी, आइसक्रीम के डब्बे पर पोषण संबंधी जानकारी के लेबल को देखें एंड सर्विंग की मात्रा को पढ़े। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सबसे पहले तो जो चीज अपन इंटेक करने वाले हैं कि उसके बारे में आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में कि आइसक्रीम जैसी किसी खाद्य वस्तु पर विचार करते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन की तरफ सबसे पहले ये चला जाएगा। देन उसके बाद में अपन करेंगे कि भाई आइसक्रीम के डब्बे पर पोषण संबंधी, ठीक है ना, उसके अंदर अपने को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितना प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, कितना फैट से, शुगर कितना है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो डी में क्या चला जाऊंगा नेक्स्ट। उसके बाद में मैं बात करता हूं कि स्कॉप यानी आधा कप आइसक्रीम को मापने वाले कप में ले और फिर उसे एक कटोरे में, यानी आपको एक प्रॉपर चम्मच में या फिर उसकी कटोरी के अंदर माप से लेना चाहिए कि मुझे कितना इंटेक करना है, कितना लेना है, तो क्वांटिटी हमेशा माप तोल के लेना चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देन फाइनली मेरा रहेगा कि इफ यू ए लार्ज बाउल द सर्विंग विल बुक के, यदि आप एक बड़े कटोरी का उपयोग करते हैं तो परोसने की मात्रा बहुत कम दिखाई देगी। ये बात बिल्कुल सही है। इस तरह से अपनी, तो जहां पर भी आपको सी डी बी ए दिखे वो करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, राइट आंसर चला जाएगा। तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। इस तरह से एमसीक्यू भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ अपन चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन, ठीक है, बैरियर नर्सिंग इज मैंडेटरी, निम्नलिखित में से किस नैदानिक की स्थिति में बैरियर नर्सिंग अनिवार्य है, ठीक है। ए पेशेंट विथ एंड स्टेज रीनल डिजीज, अंतिम अवस्था के गुर्दा रोग वाले रोगी, इतना नीड नहीं रहेगी। पेशेंट विथ टर्मिनल इलनेस, ऐसा पेशेंट जो अंतिम अवस्था में बीमारी वाला रोग है, कोई नीड नहीं है। पेशेंट विद द ब्रेस्ट कैंसर, जो ऑलरेडी पेशेंट क्या है, ब्रेस्ट कैंसर का है, ठीक है ना, तो उसमें भी अपना बैरियर नर्सिंग नॉट मैंडेटरी। लेकिन याद रखना न्यूट्रोपीनिया, ठीक है ना, न्यूट्रोपीनिया बेसिकली क्या रहता है, ठीक है ना, इसमें क्या रहता है, रेड्यूस रहता है टू फाइट इन्फेक्शन। तो ये बिल्कुल क्या रहेगा आपका डी ऑप्शन, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, मैंडेटरी रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट चला जाएगा। बाकी सारे इतने इंपोर्टेंट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है अपने से कि भाई लेवल ऑफ कंसिस्टेंस ऑफ द पेशेंट इज कॉमनली असेस्ड बाय द यूजिंग ग्लासको कोमा स्केल। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल क्या है आपकी सही है कि अपन जिससे जो ग्लासको कोमा स्केल है, ठीक है ना, जिसमें अपन स्कोर कितना करते हैं 3 से लेके
15, याद रखना 3 से लेके 15। इसमें अपन क्या चेक करते हैं कि पेशेंट का लेवल कंसिस्ट, ठीक है ना, पेशेंट कितना एक्टिव है, रेस्पॉन्स कितना है, पेशेंट का रेस्पॉन्स मेनली अपन किसमें देखते हैं, आईसीयू के लेवल के पेशेंट जो भी होते हैं उसमें अपन जीसीएस के अकॉर्डिंग पेशेंट की कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट की कंडीशन मोर देन 18 है, सॉरी मोर देन 10 है, अगर मैं सबसे बेस्ट की बात करूं तो 15 है, लेकिन अगर अपन बात करें 10 से ऊपर है तो वो बढ़िया, सॉरी मॉडरेट रेस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन हाँ गुड के लिए, वेल एंड गुड के लिए तो आपका 15 ही रहेगा, ठीक है ना, 15 ही रहेगा, क्योंकि 8 से कम तो सीवियर में चला जाएगा। और मिनिमम याद रखना 0 नहीं रहेगा, 3 रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा आपका, करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है ना। जीसीएस अपन क्या करते हैं, कंसिस्ट लेवल ऑफ कंसिस्टेंस में चेक करने के लिए करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें क्या 3 पैरामीटर याद रखना, आई वर्बल एंड फाइनली इज द मोटार, ठीक है ना। बॉडी मूवमेंट, आई रेस्पॉन्स कैसे कर रही है, एंड स्पोकन यानी जो पेशेंट है वो फुसफुसा रहा है या फिर बोल रहा है, उसकी आवाज निकल रही है या नहीं निकल रही है, ये सारी चीजें, या फिर सिर्फ ओनली फॉर विस्परिंग कर रहा है या फिर म्यूजिकल साउंड निकाल रहा है, या फिर प्रॉपर वो वर्ड को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर पा रहा है कि नहीं, क्या कर पा रहा है कि जो चाह रहा है वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, वर्बल करते हैं, ठीक है। और मोटर के अंदर तो हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये अबनॉर्मल एक्सटेंशन, अबनॉर्मल फ्लेक्शन, ये सारी चीजें किसमें चला जाएगा, अपना मोटर के अंदर चला जाएगा। ये ऑप्शन तो बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चले जाते हैं। फुल आउटलाइन ऑफ अनरेस्पॉन्सिव score is a new tool which is also used for assessing level of consciousness of patient, यानी फुल आउटलाइन ऑफ अनरेस्पॉन्सिवनेस स्कोर का एक नया उपकरण है जिसका उपयोगी रोगी की चेतना का, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों ही क्या है, बिल्कुल अपन क्या करते हैं, इसका लेवल ऑफ कंसिस्टेंस चेक करते हैं, तो ए और बी दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका, राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। कथन फर्स्ट एंड कथन सेकंड दोनों ही क्या हैं आपके, सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाइए जल्दी से। अपने को वापस मैच करना है डिजीज को, और किसके साथ में, पॉजिटिव एजेंट के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहला है गुनिया वॉर्म डिजीज, ठीक है ना। गुनिया वॉर्म डिजीज है तो बिल्कुल अपने को पता है कि आपका डेकुकुनस मेडिनेसिस, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिया हुआ है, पहला ऑप्शन ए का सेकंड हो जाएगा, तो इचिनोकोइसिस, ये बात बिल्कुल गलत है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, और यहाँ पे 1 है, तो तीनों तो ऐसे ही गलत हो गए। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि अब बी ऑप्शन की तरफ मैं जाऊं, हुकवर्म इन्फेक्शन है, उसके लिए जो पॉजिटिव एजेंट है वो आपका क्या रहेगा, डिओडेनल है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपका क्यू फीवर, ठीक है ना, क्यू फीवर की अगर मैं बात करूं तो कॉक्सिला बर्नेटी, ठीक है ना, ये भी बात बिल्कुल आपकी राइट रहेगी। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका राइट आंसर चला जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने से क्या पूछ रहा है, क्लोरहेक्सिडिन माउथ केयर इज रिकमेंडेड फॉर ए पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है ना। जो क्लोरहेक्सिडिन है, ठीक है ना, ओरल थ्रशेस बन जाते हैं प्रॉपर ओरल केयर के लिए पेशेंट में। अगेन मैं बात करूंगा कि वो खुद से ओरल केयर नहीं कर सकता है, आईसीयू के अंदर सबसे ज्यादा ये चीज देखने को मिलती है। और बी ऑप्शन रीजन क्या पूछ रहा है कि माउथ केयर विथ क्लोरहेक्सिडिन प्रिवेंट वेंटिकुलर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, याद रखना वीएपी वेंटिकुलर एसोसिएटेड न्यूमोनिया में सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है ओरल थ्रसेस की। तो ऐसे पेशेंट को बचाने के लिए अपने को ओरल केयर सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर ओरल केयर नहीं रहेगा तो ओरल के जो बैक्टीरिया, हार्मफुल जो बैक्टीरिया है वो किसमें चले जाएंगे आपके इनसाइड द बॉडी एंड बिल्कुल वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल क्या है, दोनों के दोनों क्या है, सही है, ठीक है ना। तो कौन से ऑप्शन में आपका ए इज द करेक्ट बट बी इज नॉट करेक्ट, ये भी नहीं रहेगा। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर चला जाएगा।
वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बहुत बार एमसीक्यू ये आया हुआ एमसीक्यू है, ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, ओरल केयर बहुत अच्छे से मस्ट रहेगा, नहीं तो इन्फेक्शन क्या हो सकता है आपका, एंटर कर सकता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। ओरल थ्रसेस चांसेस रहते हैं पूरे, इसलिए ओरल केयर को क्या करते हैं अपन सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना। अगेन मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड लिस्ट, ठीक है ना। ए ऑप्शन सॉरी ए अपने पास में है ट्यूबरक्लोसिस, आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। मोड ऑफ स्प्रेड अपने को दिया गया है ट्यूबरक्लोसिस यानी डिजीज अपने को दी हुई है, मोड ऑफ स्प्रेड यानी कैसे वो फैलती है ये अपने से पूछ रहा है। सबसे पहले पूछा है अपने को टीबी। ट्यूबरक्लोसिस अपने को पता है ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न से ट्रांसमिट होती है, हवा में इसके जो कीटाणु हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस की अगर मैं बात करूं तो याद रखना यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, क्या फीको ओरल एंड ड्रॉपलेट या फिर पेरेंटल एंड सेक्सुअल, तो ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा आपका, ठीक है ना। ए में है आपका थर्ड, पहला ऑप्शन की अगर मैं बात करूं ए में है थर्ड, यानी ट्यूबरक्लोसिस क्या रहेगा, ड्रॉपलेट एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करूं तो याद रखना टीबी जो है वो ड्रॉपलेट, अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आए लेकिन आपने प्रॉपर मास्क पहना हुआ है तो वो आपको स्प्रेड नहीं करेगा। अगर हाँ, अगर आपने मास्क नहीं पहना है, पहला सबसे हाई चांसेस तो रहता है कि जिस पेशेंट को टीबी हुआ है, ठीक है ना, सबसे पहले याद रखना अगर टीबी हुआ है और 14 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं और आप उसके कांटेक्ट में आए हैं लेकिन आपने बिना मास्क पहना हुआ है तो आपको चांसेस है पूरे हो सकते हैं। और वो भी अगर उसने भी मास्क नहीं पहना है तो 100% चांस हो जाता है, अगर वो उसने स्नीचिंग करी है तब और भी ज्यादा ये चांसेस हो जाएंगे कि आप उससे अफेक्टेड हो सकते हैं। देन अगर पेशेंट ने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया है, एक पेशेंट दवाई स्टार्ट होने के बाद में 20 दिन बाद में फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है कि वो किसी को टीबी ट्रांसफर करे, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट की, तो टीबी यानी ड्रॉपलेट, याद रखना ड्रॉपलेट यानी जो आपको मास्क है वो सबसे ज्यादा बचाएगा, याद रखना। ऐसा नहीं है कि आप उससे मिलना ही नहीं है, मिलो लेकिन अपन एक प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ में, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा अपना ड्रॉपलेट, ठीक है, ए में फोर्थ, ठीक है। तो ये दोनों तो ये तो पहला गलत हो गया, ठीक है। तीनों में क्या है, ए फोर्थ है, ए फोर्थ, ए फोर्थ है, चलो ठीक है। बी ऑप्शन की तरफ मैं चलता हूं, वूफिंग कप। वूफिंग कप क्या रहेगा, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। वूफिंग कप की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल क्या रहता है आपका, ड्रॉपलेट भी रहता है एंड डायरेक्ट भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी में थर्ड, तो यहाँ पर भी दो सब में बी में थर्ड, अभी तक कोई भी अपने को ऐसा नहीं मिला है। पोलियोमेलाइटिस, पोलियोमेलाइटिस कैसा रहता है, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। ये आपका फिको ओरल रूट है, ठीक है ना। क्या है, फिको ओरल रूट है, यानी सी का क्या रहेगा, सी का रहेगा अपना फर्स्ट। तो देखिए ये दोनों तो क्या हो गए, गलत हो गए, यानी अब डी बार चला गया। अब अपने पास में बी और सी इन दोनों में से कोई एक है, यानी लास्ट तक अपने को जाना पड़ेगा। इस तरह के भी एमसीक्यू एग्जाम के अंदर आएगी कि कई बार ऐसा भी आता है कि आपने पहला मैच कर लिया और वही आपको मिल गया, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं मिलता है। लेकिन ज्यादातर ऐसे एमसीक्यू में होगा कि जब तक आप लास्ट यानी फोर्थ को भी मैच नहीं करते तब तक आपका आंसर नहीं निकलेगा। कुछ ऐसा ही इस एमसीक्यू के अंदर है। तो अपन भी चलते हैं लास्ट डी पर को भी, डी को भी चेक कर लेते हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी अपने को बहुत अच्छे से पता है, ये एक पेरेंटल एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो हेपेटाइटिस बी एक तो है अपना क्या पेरेंटल और दूसरा क्या है सेक्सुअल, यानी डी का सेकेंड। तो अगेन इसमें क्या है बी और सी दोनों, तो ये आपका सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, when monitoring a patient on diuretic therapy which of the following parameter is the most appropriate। डायूरेटिक थेरेपी चल रही है, ठीक है, डायूरेटिक थेरेपी चल रही है, इसका मतलब यूरिन
एक्सेसिव अमाउंट के अंदर वो यूरिन एक्सक्रीट आउट करेगा, ठीक है ना। अब यूरिन एक्सक्रीट आउट करेंगे तो बॉडी के अंदर दो जो इलेक्ट्रोलाइट है मेजरली अगर मैं बात करूं तो कौन से, अपने सोडियम एंड पोटेशियम के लॉस होने के चांसेस रहेंगे। यानी क्या हो सकता है आपको, हाइपोनेट्रीमिया, और दूसरा क्या हो सकता है आपको, हाइपोकैलेमिया। और हाइपोकैलेमिया और ही डेंजरस कंडीशन है और आपके हार्ट यानी अरिथमिया कर सकता है। इसलिए अपने को सोडियम एंड पोटेशियम को क्या करना है, बैलेंस करना। और ये क्या होते हैं आपके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं आपके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, अपने को कौन सा मॉनिटर करना पड़ेगा, विच पैरामीटर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, रेस्पिरेटरी नॉट फॉर इम्पोर्टेंट, मॉनिटर फॉर द पेशेंट हार्ट रेट नो नीड, मॉनिटर फॉर द चेस्ट पेन नो नीड, एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी सीरम इलेक्ट्रोलाइट, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ अपन चलते हैं। अपने से एमसीक्यू क्या पूछने वाला है, ए ट्यूबरक्लोसिस पे देखिए, ट्यूबरक्लोसिस का एक ही एग्जाम के अंदर तीसरी बार एमसीक्यू। ए ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट कंप्लीटेड ट्रीटमेंट विदाउट एविडेंस ऑफ फेलियर बट with no record to the show that sputum result is negative is also classified। देखिए, एक तपेदिक रोग यानी टीबी का जो पेशेंट है जिसने क्या कर लिया है, अपना उपचार पूरा कर लिया, वेरी गुड, और उपचार विफल होने का कोई प्रमाण नहीं, यानी उसने अपना ट्रीटमेंट पूरा ले लिया और ट्रीटमेंट फेलियर होने के कोई भी ऐसा सिम्टम उसके अंदर नहीं है, कोई भी ऐसा डायग्नोसिस नहीं है। अगर अपन ने क्या किया है, स्पुटम किया है और उसका रिजल्ट क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि उसने अपना ट्रीटमेंट क्या कर लिया है डियर, कंप्लीट कर लिया है। तो बी ऑप्शन यही बिल्कुल सही जी एमसीक्यू है। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, ट्रीटमेंट इज द कंप्लीट। भाई ट्रीटमेंट कंप्लीट किया इसीलिए तो उसका क्या आया है, स्पुटम जो कल्चर है वो नेगेटिव आया, यानी टीबी अब क्या नहीं है, उसके बॉडी चेस्ट के अंदर नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्टेटमेंट फर्स्ट, कैल्सिटोनिन लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल, एंड स्टेटमेंट सेकंड है कि कैल्सिटोनिन इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। गिव मी दिस आंसर कीजिएगा क्या रहने वाला है, राइट आंसर क्या चला जाएगा अपने पास में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना। देखिए, कैल्सिटोनिन लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है क्योंकि बॉन्ड में रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो ये तो बात बिल्कुल क्या है, सही है। अब बात करते हैं सेकंड की, कैल्सिटोनिन इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये दोनों ही बातें एक दूसरे की क्या हो गई है, विपरीत हो गई हैं। और यहाँ पे फर्स्ट जब राइट हो गया तो सेकंड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए कौन से स्टेटमेंट के अंदर, यानी ब्लड में कैल्शियम का लेवल, क्योंकि बॉन्ड रीअब्जॉर्प्शन करेगा, तो बॉन्ड अगर कैल्शियम को लेगा तो सीधी सी बात है ब्लड में कहीं तो कमी होगी, ठीक है ना। अगर अपन कहीं से भी पानी लेंगे, दो जगह अपने पास में, अगर एक जग से अपन पानी लेंगे, बाहर निकालेंगे, दूसरे में डालेंगे, तो सीधी सी बात है उसमें तो कमी होनी है और दूसरे में अधिकता होनी है। तो यहाँ पे अपने से यही एमसीक्यू पूछ रहा है, यही स्टेटमेंट अपने से पूछ रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज द इनकरेक्ट। ये तो बात गलत है क्योंकि करेक्ट है। सेकंड की तरफ मैं चला जाऊं, इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। बी ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फैसिलिटेटिंग पीसफुल एंड सपोर्टिंग केयर इन डाइंग पेशेंट इज कॉल्ड। देखिए बहुत अच्छा एमसीक्यू है, एग्जाम के अंदर कितनी बार आया हुआ है कि मर रहे रोगियों के लिए शांतिपूर्ण और सहायक देखभाल प्रदान करने को क्या कहा जाता है, यूथेंसिया। यूथेंसिया आपने को पता है कि इच्छा मृत्यु, ठीक है। यूथेंसिया अपने इंडिया के अंदर कंसर्न नहीं है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री के अंदर यूथेंसिया, इसके अंदर एक होता है एक्टिव एंड दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव के अंदर यानी डायरेक्ट ड्रग देके मारना, एंड दूसरा पैसिव की अगर मैं बात करूं तो जो लाइफ सपोर्टिंग रहता है, ठीक है ना। तो लाइफ सपोर्टिंग जो आपके रहते हैं, एडियन नॉन एडियन जो भी है, नॉलेज वगैरह, वो सबको क्या कर सकते हैं, लाइफ सेविंग को, मेडिसिन को बंद करके पेशेंट को ऊपर पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो रहता है यूथेनेशिया, और ये दोनों ही कंडीशन अपने इंडिया के अंदर क्या है, बैन है। तो ये भी गलत हो गया। हॉस्पाइस केयर, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यानी जो पेशेंट जाने वाला है इस दुनिया से, मोस्टली कैंसर के पेशेंट की अगर मैं बात करूं, और जो हार्ट से रिलेटेड सीवियर कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ऐसे पेशेंट जिनको नहीं बचाया जाता है, उनको सिर्फ और सिर्फ
आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है तो उनको ऑर्डन जो भी है आपका पेंटोप है वो देना है, और पेन है तो नॉर्मल पेन किलर देना है एनएसआईडी, या फिर ओपियोइड्स जो भी हैं, सीवियर कंडीशन है तो ज्यादा पेन किलर की डोज देनी है, लेकिन उनको क्या करना है अपने को ओनली फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, दिस इज कॉल्ड हॉस्पाइस केयर, ठीक है ना, नॉट फॉर ए इंटेंसिव केयर। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाइपरट्रॉफी की अगर मैं बात करूं, hypertrophy of circular muscle of the pylorus causing narrowing of the pyloric canal, and statement सेकेंड की बात करें तो metabolic alkalosis and electrolyte imbalance are noted in babies with hypertrophy pyloric statement, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके करेक्ट हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हैं आपके बिल्कुल ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ अपन चलते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट को क्या करना है अपने को सेकंड के साथ में, और सेकेंडरी का ये एमसीक्यू है, बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू है। डेल्यूजन यानी फिक्स फाल्स परसेप्शन, सॉरी फिक्स फाल्स बिलीफ। ऐसे पेशेंट को क्या रहता है, गलत फहमी रहती है, ठीक है। अब देखते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ऐसे पेशेंट को क्या रहता है कि मैं ही इस संसार का क्या हूं, सबसे मोस्ट पावरफुल इंसान हूं, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा भगवान हूं, मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ऐसी गलतफहमी वाले पेशेंट को अपन क्या बोलते हैं, डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोर, ठीक है ना। तो ऐसा किसके अंदर है देखते हैं, पेशेंट डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ, नहीं, पेशेंट बिलीव वेरी ग्रेटफुल, याद रख। तो पहले का ए का क्या हो गया, सेकेंड। परसिक्यूशन का मतलब ये रहता है कि ऐसे पेशेंट को रखता है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है मारने के लिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे खाने में जहर मिला रहा है, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, परसिक्यूशन, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, पेशेंट हैज फिक्स बिलीफ दैट फैमिली एंड फ्रेंड्स वांट टू किल हिम, यानी बी का मैं क्या करूंगा, थर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अपने से पूछ रहा है डेल्यूजन ऑफ गुइल्ट, ठीक है ना। डेल्यूजन ऑफ गुइल्ट यानी पेशेंट बिकम सीरियसली इल एंड क्रिटिकली इल, ठीक है, या फिर पेशेंट डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी, यानी इसको तो अपन क्या बोलते हैं, डी, ठीक है ना। डी का हो गया वन, तो पीछे क्या रहा अपना, तो ये जिसमें भी हो आपका तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ए का हो गया सेकंड, ये बात बिल्कुल सही है। बी का हो गया थर्ड, ये भी बात बिल्कुल सही है। सी का हो गया वन। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, सॉरी डेल्यूजन ऑफ गिल्ट यानी पेशेंट नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज बॉडी, ये बात बिल्कुल सही है। एंड अगर मैं बात करूं डी की बात करूं यहाँ पे निहिलिस्टिक डेल्यूजन यानी पेशेंट बिकम सीरियसली इल, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा डियर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सॉरी यहाँ पे अपन बी नहीं करके डी करेंगे, ठीक है ना, वापस करेक्ट कीजिएगा, डी इज द करेक्ट, ठीक है ना, डी इज द करेक्ट, क्योंकि जो यहाँ पे ये दिया गया है डी निहिलिस्टिक डेल्यूजन, निहिलिस्टिक डेल्यूजन में हमेशा याद रखना पेशेंट को बिलीव रहता है कि आई विल ग्रेट, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा अपना, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये अगेन फिर आपका, क्योंकि जो अपने को दिया गया है ग्रांडियोर, ग्रांडियोर का मतलब तो ये रहता है कि पेशेंट अपने आप को खुद को सबसे ज्यादा ग्रेट फील करता है। थोड़ा सा शायद इस क्वेश्चन में हो सकता है कंफ्यूजन, लेकिन आपका यहाँ तक के लिए अभी राइट आंसर यही जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड जो है वो बिल्कुल क्या चला जाएगा, अभी तक के लिए अपन इसको मान सकते हैं, बी को क्या मान सकते हैं, राइट मान सकते हैं, ठीक है।
सॉरी, ए ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल है ना, ए ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे डी जो अपने को दिए गए हैं कि निहिलिस्टिक डेल्यूजन, निहिलिस्टिक डेल्यूजन का मतलब यही होता है कि पेशेंट डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज बॉडी, ठीक है ना। अब करेक्ट कीजिएगा, अपना फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि जो अपने से पूछ रहा है निहिलिस्टिक डेल्यूजन, निहिलिस्टिक डेल्यूजन का अपने को बहुत अच्छे से पता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। उसको ऐसा लगता है कि पेशेंट डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज बॉडी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं सी ऑफ डेल्यूजन ऑफ गिल्ट की, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल पेशेंट को बिकम सीरियसली इल एंड क्रिटिकल, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ए नर्स इज प्रिपेयरिंग ए पोस्टमार्टम मदर फॉर फंडल असेसमेंट, ओके, विच एक्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। एक नर्स प्रसवोत्तर माता के फंडल का आकलन तैयार कर रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रहेगी, यहाँ पे अपने से पूछा जा रहा है, ठीक है। आस्क द पेशेंट टू लाई विथ सुपाइन, अपने को क्या करना है, पोस्टमार्टम का पेशेंट है और फंडल असेसमेंट करना है, तो ये पेशेंट याद रखना, हमेशा याद रखना, सोनोग्राफी करवाते हैं या फिर फंडल का अपन असेसमेंट करेंगे तो ब्लैडर में यूरिन क्या नहीं होना चाहिए, सॉरी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपने को अपने से पूछना है कि आपने यूरिन पास किया है या नहीं, या फिर आपका जो ब्लैडर है वो एम्प्टी है या नहीं, ये चीज का भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ओके, तो ये थे आज के अपने बहुत 20 एमसीक्यू जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेशन थे, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आज का अपना इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे अपन एक धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एंड टेक केयर।